details atomic and molecular structure of the sample with the help of electromagnetic radiation। स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स के सैंपल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से हम उसके सैंपल की स्टडी करते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, क्रोमोफोर क्या होता है वो पढ़ेंगे, क्रोमोफोर कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे पहले हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग ईएमआर जानेंगे। ईएमआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर द टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन द स्पेस एट द वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, इसमें जो एनर्जी होती है वो कई टाइप की होती है जो कि एक स्पेस में ट्रेवल करती है एज अ वेलोसिटी एट द वेलोसिटी। दिस एनर्जी इज द वेव इन नेचर। यह एनर्जी वेव इन नेचर होती है एंड इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है। दिस टाइप रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस टाइप के रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्रोमोफोर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसा कि हमारे इस चैप्टर में दिया गया है कि हम लोग क्रोमोफोर क्या होता है जानेंगे। क्रोमोफोर होता है एन आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप विच इज़ नॉट इन कॉन्जुगेशन। एक ऐसा आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं होता है विद एनी अदर ग्रुप, सो एब्जॉर्प्शन इन यूवी या विजुअल रीजन आर कॉल्ड क्रोमोफोर। और कोई दूसरा ग्रुप जो एब्जॉर्प्शन या यूवी विजुअल रीजन में कॉन्जुगेशन के साथ हो उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। कोई फंक्शनल ग्रुप कॉन्जुगेशन में ना हो लेकिन यूवी और विजुअल रीजन एब्जॉर्प्शन में कोई अदर ग्रुप हो, अदर ग्रुप के साथ हो तो उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर क्या हो सकता है ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स हैं जैसा कि आप लोगों के सामने हमने रिप्रेजेंट किया है ये सारे एग्जाम्पल्स। ओके, अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, NO2 और C डबल बॉन्ड NH2। ठीक, एमीन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एल्काइन। दीज देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर वो होते हैं जब सिंगल क्रोमोफोर कलर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो नाइट्रो कंपाउंड है वो येलो कलर का होता है, और येलो कलर का होता तो है किसकी वजह से होता है, NO2 ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से, हमारा NO2 ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से होता है, NO2 ग्रुप की वजह से। अब हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट क्रोमोफोर की। डिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या होता है, ये डिपेंडेंट क्रोमोफोर मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज द डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो एक या एक से अधिक क्रोमोफोर जो कि कलर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हमने इंडिपेंडेंट में क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट में हमने ये पढ़ा था कि जब सिंगल क्रोमोफोर जब सिंगल क्रोमोफोर कलर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तब हम उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। बट एक या एक से अधिक क्रोमोफोर
कलर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसे हम लोग डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसीटोन इज कलरलेस, डाईएथिल इज येलो इन कलर। जैसा कि ये हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि एसीटोन इज कलरलेस, डाईएसिटिल इज येलो इन कलर, बिकॉज हमारा जो एसीटोन है वो कलरलेस होता है और जो डाई एसिटिल होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, और एसीटोन ये रहा, डाई एसिटिल ये रहा। तो ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट क्रोमोफोर। क्या है? डिपेंडेंट क्रोमोफोर। अब ये दोनों, ये कलरलेस क्यों है? ये डाई एसिटिल येलो कलर का क्यों है? बिकॉज इट कंटेन 2 कीटोनिक ग्रुप। डाई एसिटिल का कलर, ये तो कलरलेस ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये डाई एसिटिल है येलो कलर का, बिकॉज इट कंटेन 2 कीटोनिक ग्रुप। जो हमारा डाई एसिटिल है वो 2 कीटोनिक ग्रुप से मिल करके बना हुआ है, और जो ट्राई कीटोफिनाल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई कीटोफिनाल। ये रहा ट्राई कीटोफिनाल, ट्राई कीटोफिनाल। अब ट्राई कीटोफिनाल किससे बना हुआ है? ये ऑरेंज कलर का है, हमने ऑरेंज कलर नीचे रिप्रेजेंट किया है, और ये ऑरेंज कलर का है, इसे हम लोग ट्राई कीटोफिनाल बोलेंगे। ये इसलिए ऑरेंज कलर का है क्योंकि इसमें 3 कीटोनिक ग्रुप से ये बना हुआ है, और इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए येलो कलर का हो गया। इसमें एक ही है, ये कलरलेस रह गया। थोड़ा सा एक कीटोनिक ग्रुप और है, थोड़ा कलर दिया, येलो कलर का हुआ। फिर उसमें एक कीटोनिक ग्रुप ऐड किया गया, ट्राई कीटोफिनॉल बना, फिर क्या हो गया? वो ऑरेंज कलर दिया। उसकी वजह, रीजन यहाँ पर लिख करके बताया गया है। ठीक है। अब एक क्रोमोफोर का जो टाइप्स था वो गया। अब हम लोग ऑक्सोक्रोम पढ़ेंगे। ऑक्सोक्रोम आर दी ग्रुप्स विच डू नॉट themselves show absorption in UV region, but when attached to a chromophoric system, they shift the absorption to long wavelength and also increase the intensity of the peak. जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये वे ग्रुप होते हैं जो कि यूवी रीजन में जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ये स्वतः नहीं शो करते हैं, लेकिन जब किसी क्रोमोफोरिक सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये अपना एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ में शो करते हैं। ऑक्सोक्रोम वे ग्रुप होते हैं जो यूवी रीजन में अपनी एब्जॉर्प्शन स्वयं नहीं शो करते हैं, बट किसी क्रोमोफोरिक सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये शिफ्ट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन शो करेगा लॉन्गर वेवलेंथ से, और उसके बाद इसकी जो पीक की इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, OH की, NH2 की, Cl की, क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये रहा एमीन ग्रुप, ये रहा क्लोरीन, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसकी तो पीक की इंटेंसिटी जो शो कर रही है कर ही रही है इन तीनों की, बट बेंजीन शो लैम्डा मैक्स टू 255 नैनोमीटर and intensity 230 nanometer, but aniline show lambda max at 280 nanometer and intensity 1430 nanometer.
अब इसमें ये रहा बेंजीन, ये रहा एनिलीन। अब एनिलीन में एनिलीन का लैम्डा मैक्स कितना शो कर रहा है? 255 और बेंजीन का 255, एनिलीन का 280। इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 230 और इसकी इंटेंसिटी है 430। किस वजह से है बताया गया है, ऑक्सोक्रोम की वजह से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ेंगे। रेड शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। When the lambda max of the compound shift to a longer wavelength due to certain modification, this effect is known as bathochromic shift. It takes place due to presence of oxochrome. जब lambda max कंपाउंड शिफ्ट के लॉन्गर वेवलेंथ से सर्टेन मॉडिफिकेशन की वजह से शिफ्ट होता है तो उसे हम लोग बाथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट कहते हैं। When the lambda max of compound shift to a longer wavelength due to certain modification, और ये it takes place due to presence of oxochrome, ये ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस होने की वजह से अपने आप को टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, बेंजीन शो लैम्डा मैक्स एट 255 नैनोमीटर वाइल एनिलीन शो लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या कह रहा है। ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बेंजीन शो लैम्डा मैक्स एट 255 नैनोमीटर वाइल एनिलीन शो लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। व्हेन द लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑन सर्टेन मॉडिफिकेशन, दिस शिफ्ट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और जैसा कि हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट में ये पढ़ा था कि जब लैम्डा मैक्स कंपाउंड शिफ्ट करता है तो सर्टेन मॉडिफिकेशन की वजह से करता है, लेकिन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है कि जब इसमें लैम्डा मैक्स कंपाउंड का शिफ्ट होता है तो वो सर्टेन मॉडिफिकेशन पर होता है। शॉर्टर वेवलेंथ से कंपाउंड शिफ्ट होगा तो सर्टेन मॉडिफिकेशन पर होगा, और इस शिफ्ट को हम लोग हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब एनिलीन है, एनिलीन का लैम्डा मैक्स इसमें 280 नैनोमीटर दिया गया है, और उसके बाद इसी का प्रोसेस्ड फॉर्म ये है कि हम लोग बेंजेएमीन इसको पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजेएमीन। ठीक, बेंजेमीन इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एनिलीन शो लैम्डा मैक्स एट 280 नैनोमीटर बट एनिलियम आयन शो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलियम आयन शो लैम्डा मैक्स एट 254 नैनोमीटर। मतलब एनिलीन जो है हमारा वो लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर है, और लेकिन जो एनिलियम आयन है अपना ये वाला, ये क्या है? 254 नैनोमीटर है। क्योंकि बिकॉज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर है, विच इज इन कॉन्जुगेशन विद रिंग, ये कॉन्जुगेशन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए एनिलीन इतना लैम्डा मैक्स इतना शो कर रहा है और एनिलियम आयन इतना शो कर रहा है 254। नाउ इन्वॉल्व इन प्रोटोनेशन कॉन्जुगेशन इज ब्रोकन दैट वाई एनिलियम आयन शो शॉर्टर वेवलेंथ। अब इसमें प्रोटोनेशन इन्वॉल्व होगा,
उसके बाद कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होगा और वो ब्रेक करेगा, क्योंकि एनिलियम आयन है वो क्या शो कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ शो कर रहा है। ओके अब हम लोग आते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट पर। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द पीक इट इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जब किसी भी पीक की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो उसे हम लोग हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का समझने का एक और तरीका भी हो सकता है कि जैसे हम गुस्से में हो जाते हैं तो हमारा गुस्सा जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो वो हाइपर मोड में आ जाता है। वैसे ही ये हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जो है कि किसी भी पीक की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो उसे हम लोग हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन शो इंटेंसिटी 230 while aniline शो lambda max 1430 lambda max। ठीक है, बेंजीन इंटेंसिटी अपनी इतनी शो कर रहा है और एनिलीन 1430 शो कर रहा है, तो वो किसकी वजह से, इंटेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द पीक दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जब किसी भी पीक की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ये डाइफेनिल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 19,000 और ये मेथिलीन डाइफेनिल है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 500। तो इसकी पीक की इंटेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर 1900 से 500, यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ओके, अब इसमें आते हैं डाइफेनिल शो इंटेंसिटी एट 19,000 while मेथिलीन डाइफेनिल शो इंटेंसिटी 500 बिकॉज लॉस ऑफ कंजुगेशन। मीन्स हम लोग डाइफेनिल की इंटेंसिटी इतनी है, मेथिलीन डाइफेनिल की इतनी है, किसकी वजह से, लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी इंटेंसिटी जो हो रही है डिक्रीज कर रही है। ओके, उसके बाद ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इधर बाथोक्रोमिक शिफ्ट, फिर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इधर हाइपरक्रोमिक। ओके, अब इंटेंसिटी इधर इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इधर आ गया, इंटेंसिटी इधर आ गया। ये डायग्राम शो कर दिया। उसके बाद वुडवर्ड फिशर रूल में क्या है, इसमें एसाइक्लिक डाइन और होमोएन्युलर डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होता है, ये इसमें दिया गया है। अब इसमें आप लोगों को एसाइक्लिक डाइन कुछ इस तरह से होता है, होमोएन्युलर डाइन की वैल्यू इतनी होती है, हेट्रोएन्युलर डाइन की वैल्यू 240 नैनोमीटर होती है। ओके, जैसा कि इसमें बेस वैल्यू में लिखा गया है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स को 5 नैनोमीटर होता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे 290 नैनोमीटर हो जाएगा। और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सारे का डायग्राम इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें देखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग पता कर सकते हो इसमें कहाँ कहाँ पर आपका बेस वैल्यू कितना है, कितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने इसमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं, और किसमें कितना
वैल्यू पुट करना है और कितने इसके रिंग रेसिड्यू हैं, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, सब आपको इसमें रिप्रेजेंट किया गया। अब पढ़ते हैं हम लोग साइक्लिक डाइईन। साइक्लिक डाइईन क्या होता है? ये 2 टाइप के होते हैं, एक होमोएन्युलर होता है और एक हेट्रोएन्युलर डाइईन होता है। तो व्हेन कॉन्जुगेटेड डाइईन आर प्रेजेंट इन सेम रिंग आर कॉल्ड होमोएन्युलर डाइईन। जब कॉन्जुगेटेड डाइईन सेम रिंग में प्रेजेंट हो तो उन्हें हम लोग होमोएन्युलर डाइईन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेम रिंग में प्रेजेंट है और इसकी बेस वैल्यू कितना होती है? 253। ओके, फिर अब हम लोग आते हैं हेट्रोएन्युलर डाइईन क्या होता है? व्हेन कॉन्जुगेटेड डाइईन आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट रिंग आर कॉल्ड हेट्रोएन्युलर डाइईन। जब कोई कॉन्जुगेटेड डाइईन 2 डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग हेट्रोएन्युलर डाइईन बोलते हैं। इसकी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर होती है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसकी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर और फार्मूला इसका होता है ये होता है फार्मूला नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड -2। ठीक, टोटल को हमने टैलेंट पढ़ दिया। टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड -2, ये रहा हम लोगों का डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड -2, और इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिडेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो 5 नैनोमीटर होती है, पता ही है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है ये पता ही है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप लोग ये बताएंगे कि होमोएन्युलर डाइईन हो और हेट्रोएन्युलर डाइईन हो तो उसमें से बेस वैल्यू किसकी ऐड की जाएगी, होमो या हेट्रोएन्युलर डाइईन की? ओके, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताओगे। अब 5 नंबर आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 नैनोमीटर। उसके बाद ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसमें हम लोग को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ है ये पहचानना है, उसके बाद वैल्यू के हिसाब से हमको लिखना है। ठीक है, इफ द कंपाउंड कंटेन बोथ होमोएन्युलर एंड हेट्रोएन्युलर डाइईन शुड बी कंसीडर। यदि कंपाउंड होमोएन्युलर और हेट्रोएन्युलर डाइईन से बना हो तो हमें कैसे कंसीडर करना चाहिए वो हम लोग इसमें बता दिए हैं। रिंग स्ट्रेन 15 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। ये बेस वैल्यू कितनी होगी, कितने रिंग रेसिड्यू हैं उसकी वैल्यू, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो लिखा गया है उसकी वैल्यू, और सारा टिक भी किया गया है। और उसके बाद पूरे लेम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ दिया गया है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको ये इसमें है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी है और ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये और ये। ठीक है, इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं आया, यहाँ से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, इसलिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ये अब वुडवार्ड फिशर रूल के हम लोग जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उसके बारे में। वुडवार्ड फिशर रूल, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, इसके इंक्रीमेंट्स और बेस वैल्यू क्या होती है। कंपाउंड कंटेनिंग CO ग्रुप इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच नोन एज इनोन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल ये दिया गया है कि इसमें से कितना भाग आपका वो रहेगा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इनोन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसकी बेस वैल्यू फर्स्ट नंबर पे एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 215 नैनोमीटर फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे है 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की वैल्यू भी 215 नैनोमीटर होगी। उसके बाद 5 मेंबर्ड रहेगा तो उसके साइक्लिक रहेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की वैल्यू 202 नैनोमीटर होगी। और 5 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की वैल्यू 207 नैनोमीटर होगी। इसमें कुछ इंक्रीमेंट्स भी होते हैं। जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है वो 30 नैनोमीटर का होता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हमारा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू होती है उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 10 नैनोमीटर, बीटा इक्वल टू 12 नैनोमीटर, और उसके बाद गामा एंड उससे ज़्यादा की वैल्यू को हम 18 नैनोमीटर इंक्रीमेंट्स में लिखते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे होमोएन्युलर डाइईन कंपोनेंट। इसमें इंक्रीमेंट्स आएगा तो 39 नैनोमीटर। कितना 39। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर। उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप का अल्फ़ा इक्वल टू 35 नैनोमीटर और बीटा इक्वल टू 30 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद एसिटिल ग्रुप का मेथिल ग्रुप का मेथिल ग्रुप का तो सेम OH के जैसे ही रहेगा। और एसिटिल ग्रुप का अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 6 नैनोमीटर कर दिया जाएगा और रिंग स्ट्रेंथ 15 नैनोमीटर। ओके, थैंक यू।